आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने फूले की जयंती पर आईमैक्स थिएटर के पास प्रतिमा स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से साइट का सर्वेक्षण करने और एक विस्तृत योजना के साथ एक रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी यातायात समस्या से बचा जा सके। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, सांसद अनिल कुमार यादव, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर विजय लक्ष्मी, पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव और बीसी एसोसिएशन के नेता जे श्रीनिवास गौड़ और अन्य मुख्यमंत्री के साथ लोग मौजूद रहे। तेलंगाना विधानसभा में फूले की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति अध्यक्ष के कविता द्वारा हाल ही में की गई एक दिवसीय भूख हड़ताल को देखते हुए शहर के मध्य में प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। कविता ने मांग की थी कि राज्य सरकार फूले की जयंती से पहले प्रतिमा की स्थापना सुनिश्चित करे। बीआरएस नेता ने नेकलेस रोड पर फूले की प्रतिमा स्थापित करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन मांग की है कि विधानसभा में भी एक प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। कारवा में फूले की जयंती समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में प्रतिमा स्थापित होने तक वह लड़ाई जारी रखेंगी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव ने तेलंगाना के गचिबौली में वन भूमि से जुड़े 10,000 करोड़ के बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तेलंगाना भवन में बोलते हुए के.टी.आर. ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली रेवंत रेड्डी सरकार पर एक भाजपा सांसद और एक संदिग्ध निवेश फर्म की मदद से अवैध रूप से वन भूमि बेचने की साजिश रचने का आरोप लगाया। के.टी.आर. ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में भ्रष्टाचार का नया अध्याय खोला है। उन्होंने सरकार पर एससीयू के पास 400 एकड़ वन भूमि को बेचने और गिरवी रखने का प्रयास करने, वन अधिनियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। के.टी.आर. के अनुसार विचाराधीन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के रूप में मान्यता दी गई है और इसे बेच या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद द्वारा शुरू किए गए ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एक दलाल का इस्तेमाल धोखाधड़ी से बैंक ऋण प्राप्त करने और आरबीआई नियमों को दरकिनार करने के लिए किया गया था। के.टी.आर. ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना नियम ने सिर्फ एक जियो का उपयोग करके 400 एकड़ जमीन के स्वामित्व का झूठा दावा किया है। महबूबनगर में मंदिर अधिकारियों ने आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सालेश्वरम जातर से पहले भक्तों से सहयोग करने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने जंगल में प्लास्टिक कवर, पानी की बोतलें और प्लास्टिक से संबंधित अन्य सामान ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। श्रद्धालुओं को जंगल में अकेले यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है। शराब के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और धूम्रपान करने वालों को चेतावनी दी गई है। सालेश्वरम लिंगम्या स्वामी मंदिर के अधिकारी ने कहा, चूंकि यह गर्मी है इसलिए आग लगने और जंगल जलने की संभावना है, इसलिए लोगों को माचिस या आग के लिए आवश्यक अन्य सामान नहीं ले जाने का निर्देश दिया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए भक्तों को सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा गया है। वहीं मंदिर के पास स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने अपने टी फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य भर में हर घर और कार्यालय में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की योजना की घोषणा की है, जिसे अब टी नेक्स्ट के रूप में पुनः ब्रांड दिया गया है। आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने खुलासा किया है कि इस पहल का लक्ष्य सभी 33 जिलों को जोड़ना है, जिससे हर घर और कार्यालय तक हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित हो सके। मंत्री श्रीधर बाबू ने हैदराबाद और बेगमपेट में नए टी नेक्स्ट कार्यालय का उद्घाटन किया, जो नेटवर्क के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केबल ऑपरेटरों के सहयोग से टी नेक्स्ट हर घर में इंटरनेट सेवाओं के साथ टीवी चैनल भी पेश करेगा। वर्तमान में टी फाइबर सेवाएं राज्य के 424 मंडलों में 8,891 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है। सरकार जल्द इन सेवाओं को अतिरिक्त 7,187 पंचायतों तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। टी फाइबर नेटवर्क पहले ही 30,000 सरकारी कार्यालयों से जोड़ चुका है। 2027 तक इस संख्या को बढ़ाकर 60,000 करने की योजना है। मंत्री श्रीधर बाबू ने कार्यक्रम के दौरान टी नेक्स्ट के लिए नए लोगो और टी फाइबर के लिए एक विजन दस्तावेज का भी अनावरण किया। उन्होंने तेलंगाना फाइबर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है।
वरिष्ठ बीआरएस नेता और पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने थोड़े समय में ही जनता के बीच विश्वास खो दिया है। यह कांग्रेस पार्टी थी जो 1 वर्ष के भीतर ही विफल हो गई है। उन्होंने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आमतौर पर 2 से ढाई साल सत्ता में रहने के बाद राजनीतिक दलों का विरोध बढ़ जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को यह 1 साल के भीतर ही मिल गया है। बीआरएस रजत जयंती समारोह के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को वारंगल जिले के इलाकाथुर्थी में एक विशाल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 12 एकड़ में बैठक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीआरएस बैठक के लिए अपनी ज़मीन देने वाले किसान स्वयं व्यवस्था में लगे हुए हैं और उन्हें देखकर बेहद खुशी हो रही है। एसएलबीसी सुरंग दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। छत ढहने वाली जगह पर मलबा हटाने का काम पूरा होने वाला सुरंग के अंत के करीब केवल 50 मीटर का हिस्सा बचा है। 10 अप्रैल तक कार्य पूरा करने की प्रारंभिक योजना के बावजूद दुर्घटनास्थल पर पानी के बढ़ते रिसाव के कारण उत्पन्न कीचड़ की स्थिति के कारण प्रगति में देरी हुई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सुरंग को 15 अप्रैल तक गुफा वाली जगह तक साफ कर दिया जाएगा, बशर्ते संचालन योजना के अनुसार आगे बढ़े। दुर्घटना के बाद लापता बताए गए 8 लोगों में से 6 श्रमिकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुत्तों ने खुदाई के लिए 2 और बिंदुओं की पहचान की है, लेकिन अब तक कोई मानव अवशेष नहीं मिला है। अधिकारियों को संदेह है कि लापता श्रमिक सुरंग के अंतिम हिस्से में दबे हो सकते हैं, जहां काम चल रहा है। यह देखते हुए कि दुर्घटना में 1.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है, बचने की संभावना बेहद कम मानी जाती है। अधिकारियों का मानना है कि सभी 6 व्यक्तियों के शव मलबे के भीतर एक ही बिंदु पर स्थित हो सकते हैं। बचाव प्रयासों की देखरेख कर रहे विशेष अधिकारी शिवशंकर लोथेटी ने अब तक के अभियानों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव कल जिला पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार रामाराव दोपहर 12 बजे शहर पहुंचेंगे और बोमक्कल में चलमेला आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल के दीक्षा समारोह में भाग लेंगे। दोपहर के भोजन के बाद करीब 3 बजे बीआरएस नेता पद्मानगर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बाद में रामाराव पूर्ववर्ती करीमनगर जिले के पार्टी नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए पार्टी के दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने बीसी समुदाय के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों से बात करते हुए नायडू ने कहा, टीडीपी की रीढ़ शुरू से ही बीसी समुदाय रही है। उन्होंने बीसी को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें विशेष रूप से उनके लाभ के लिए निगमों की स्थापना भी शामिल है। नायडू ने नंदामूरी तारक रामाराव के कार्यकाल के दौरान बीसी गुरुकुलों की स्थापना को याद किया और लागू किए जा रहे नए सहायता उपायों की रूपरेखा तैयार की, जैसे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सहायता। अमरावती में एक सिविल सेवा कोचिंग सेंटर स्थापित करने की योजना है, जिसमें प्रति बैच 500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की योजना है। वहीं मुख्यमंत्री ने अदाराना 3 कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य SC, ST और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण को सुविधाजनक बनाना है। चर्चा किए गए अन्य लाभों के समुदायों के नेताओं के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान है और पिछड़े वर्गों के लिए घर बनाने के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपये, साथ ही अनुसूचित जाति के घरों में मुफ्त सौर पैनलों का विवरण शामिल था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी AIADMK गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि आगामी तमिलनाडु चुनाव में लोग DMK के भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दों, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार पर वोट करेंगे। DMK सरकार ने 39,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, रेत खनन घोटाला, ऊर्जा घोटाला, ILCOT घोटाला, परिवहन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, ऐसे कई अन्य घोटाले हैं जिनके बारे में DMK को तमिल लोगों को जवाब देना चाहिए। तमिलनाडु का चुनाव आने वाले दिनों में DMK सरकार के घनघोर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर तमिलनाडु की जनता वोट करने जा रही है। 39,000 करोड़ के शराब घोटाला,
सैंड माइनिंग स्कैम, एनर्जी स्कैम, EL कॉट स्कैम, ट्रांसपोर्ट का स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब, रेड सैंड स्मगलिंग और मनरेगा स्कैम। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम का जवाब पहले तमिलनाडु की जनता को देना चाहिए। तमिलनाडु की जनता स्टालिन और उदयनिधि से एक करप्शन का जवाब मांगती है। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि बायकुला मस्जिद के ट्रस्टियों ने हमें मोदी सरकार द्वारा लाए गए काले वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हमारा शांतिपूर्ण विरोध पूरे देश में जारी रहेगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। हम चाहते हैं कि इस कानून को उसी तरह वापस लिया जाए जैसे कृषि कानूनों को रद्द किया गया था। कि जो वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। जिस तरह किसान का जो बिल था उसको वापस लिया सरकार ने, तो इस बार मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों अन्याय? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।